शुभ प्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम सीखेंगे निबंध किस तरह से लिखा जाता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि निबंध लेखन जो है वो गद्य भाग की कसौटी होती है। इसका क्या मतलब है कि निबंध जो है उसमें आपके विचारों की प्रस्तुति ये एक कला है, इसलिए आपको सीखना होगा कि किस तरीके से आप अपने विचारों को अच्छी तरीके से सीमित समय में, सीमित शब्दों में और क्रमबद्ध तरीके से अभिव्यक्त कर पाएंगे। उसे ही हम निबंध कहते हैं। निबंध वह लेख है जिसमें किसी विषय पर गहन, पांडित्यपूर्ण और विस्तृत विचार किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि आदर्श निबंध की क्या विशेषताएं होती हैं। अब मैं आदर्श निबंध की विशेषताओं को बिंदुओं के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। बहुत ध्यानपूर्वक आप उनको सुनिए और सीखने का अभ्यास कीजिए। सबसे पहला मुख्य बिंदु है निबंध का आकार, यानी कि निबंध जिस भी विषय को लेकर आप लिखते हैं वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। सीमित आकार में यानी सीमित शब्दों में आपको उसे प्रस्तुत करना है। उसके बाद निबंध के अनुच्छेद, यानी निबंध का जो मुख्य अंग होता है, दूसरा अंग विस्तार, जिसमें आप अनुच्छेद के रूप में प्रस्तुति करते हैं, उसमें तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता क्या होता है? फ्लुएंसी, यानी एक विचार के बाद दूसरा विचार, उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, उनके बीच में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। एक विचार के बाद दूसरा विचार लगातार प्रस्तुत होना चाहिए। उसके बाद है निबंध में आपको शब्द सीमा अवश्य ध्यान में रखना है। प्रश्न में आपको, निबंध के प्रश्न में आपको शब्द सीमा निर्धारित की हुई होती है, निर्धारित दी गई होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए 200 शब्दों में निबंध लिखिए, 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो इस बिंदु को आप अवश्य ध्यान में रखिए। अगला बिंदु है निबंध की भाषा। हमेशा निबंध जिस भी विषय पर आप लिख रहे हो उसी विषय के अनुरूप भाषा आपकी होनी चाहिए, और निबंध लिखने की भाषा हमेशा औपचारिक भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए वहाँ पर। उसके बाद अगला बिंदु है शुद्ध वर्तनी। उचित स्थान पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखें। लाक्षणिक प्रयोग यानी मुहावरे, कहावतें, ये सब अगर आप निबंध में लिखते हैं तो इससे आपका निबंध रोचक और जीवंत प्रस्तुत होता है। अगला बिंदु है निबंध की भूमिका, विषय वस्तु और उपसंहार। इन 3 भागों में बांटते हुए आपको हमेशा निबंध लिखना है। अंत में उपसंहार बिंदु को शामिल करें और इसमें निबंध के जितने भी मुख्य बिंदु हैं उसका सारांश प्रस्तुत करें। ठीक है, तो चलिए अभी तक हमने जो बातें सीखी हम एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज का विषय था निबंध लेखन। तो निबंध लेखन एक कला है और एक महत्वपूर्ण कला है। इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति या लेखक का निजी व्यक्तित्व दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको आदर्श निबंध की कुछ विशेषताएं होती है जिनको जानकर आप अपने निबंध की कमियों को, त्रुटियों को दूर कर सकते हैं और एक आदर्श निबंध प्रस्तुत कर सकते हो। सबसे पहले हमने जाना निबंध का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। निबंध में अनुच्छेद जो आप लिखते हैं उसमें तारतम्यता यानी फ्लुएंसी, यानी विचारों की जो प्रस्तुति है उनमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उनमें गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला बिंदु है शब्द सीमा। जितने शब्दों में कहा जाए उतने ही शब्दों में आपको निबंध प्रस्तुत करना चाहिए। वैसे भी निबंध के लिए कहा जाता है कि कम शब्दों में अपनी बात कहना भी एक कला है। तो आपको बहुत ज़्यादा ना लिखकर मुख्य बिंदु आप लिखते हैं, कम शब्दों में अपनी बात की प्रस्तुति अच्छे ढंग से करते हैं, तो ये आपके अच्छे निबंध लेखन की एक विशेषता है। अगली बात जो आती है निबंध की, आदर्श निबंध की विशेषताओं में, वो है शुद्ध वर्तनी और कहावतों, मुहावरों का प्रयोग। उसके बाद है निबंध की भूमिका, विषय वस्तु और उपसंहार। इन 3 भागों में तो अब हम जानेंगे निबंध की विशेषताएं हमने जान ली। अब हम जानेंगे निबंध के अंग। ठीक है, निबंध के अंग, सबसे पहला अंग है भूमिका। तो भूमिका में हमें क्या देखना है? भूमिका, इसमें आप विषय का परिचय देते हो। निबंध का आरंभ जितना आकर्षक आप लिखेंगे निबंध आपका उतना ही रोचक होगा। इसका मतलब जो आपके निबंध को पढ़ने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो आपके पूरे निबंध को पढ़ पाएगा, क्योंकि आपने उसमें रोचक प्रस्तुति की है, उसको आपने आकर्षक बनाया है, उसकी भूमिका की प्रस्तुति आपने बहुत बड़े ढंग से की है।
ठीक है। तो निबंध का जो पहला अंग है भूमिका, उसमें आपने विषय का परिचय देना है और अपने निबंध को आकर्षक बनाने का प्रयास आप यहीं पर कर सकते हैं। विचारों की प्रस्तुति इस तरीके से करिए कि उसमें रोचकता बने, पढ़ने वाले को आपके निबंध को पढ़ने में रुचि आए। ठीक है। तो भूमिका पहला बिंदु है, इसको आपने हमेशा रोचक बनाना है। निबंध के अंग में दूसरा भाग है विस्तार। इसमें आप निबंध के विषय में जो भी जानकारी रखते हैं आप उसको 3 अनुच्छेदों के रूप में प्रस्तुत करते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद अपने पहले अनुच्छेद से संबंधित होना चाहिए। यानी कि जो मुख्य बिंदु, जो मुख्य सार है आपके निबंध का, जो मुख्य बॉडी है विस्तार बिंदु के अंतर्गत, उसमें आप निबंध के विषय के बारे में जो भी जानकारी बताएंगे उसे अनुच्छेद के रूप में, 3 अनुच्छेद के रूप में प्रस्तुत करेंगे। और इन तीनों अनुच्छेदों में विचारों की तारतम्यता यानी कंटिन्यूटी, फ्लुएंसी बनाए रखनी है। ठीक है। एक के बाद एक विचार प्रस्तुत करते हुए 3 अनुच्छेद के रूप में आप निबंध के विस्तार भाग के अंदर अपने निबंध के विषय वस्तु लिखेंगे। उसके बाद अगला बिंदु आता है उपसंहार। उपसंहार क्या होता है? ये निबंध का अंतिम हिस्सा होता है, अर्थात ये एक प्रकार से निबंध का अंतिम अंग है। ठीक है। इसमें आप निबंध में कही गई सारी बातों को सारांश के रूप में प्रस्तुत करते हैं, निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आपने अपने निबंध में जिन जिन विचारों की प्रस्तुति दी है उनको इकट्ठा करके, उनको कलेक्ट करके आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, इसी विचार की प्रस्तुति को हम उपसंहार बिंदु के अंतर्गत लिखते हैं। तो अभी तक हमने निबंध के अंग सीख लिए, अब हम अगला भाग जानेंगे निबंध के प्रकार। तो बच्चों, निबंध मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक, विवरणात्मक। तो हम सबसे पहले जानेंगे वर्णनात्मक निबंध। किसी भी वस्तु, ऋतु, स्थान, व्यक्ति विशेष, त्योहार विशेष का वर्णन आदि वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण, रेलवे स्टेशन का दृश्य, मेरी पहली हवाई यात्रा, ग्रीष्म ऋतु, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि। इस तरह के जो विषय हैं जिन पर हम निबंध लिखते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के बारे में वर्णन करते हुए जब हम निबंध लिखते हैं उन्हें हम वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो निबंध होते हैं वो है भावात्मक। इन प्रकार के निबंधों में भावों की प्रधानता रहती है। जैसे कि मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पहला उदाहरण है धर्म अर्जन की अंधी दौड़। अब इस विषय पर अगर हम कोई निबंध लिखते हैं तो इस विषय का जो निबंध है इसमें भावों की प्रधानता रहती है, भावों की प्रस्तुति आप कर रहे हैं। ठीक है। जियो और जीने दो, ये भी भावात्मक निबंध का एक अन्य उदाहरण है। उसके बाद अगला उदाहरण हम लेते हैं विवरणात्मक निबंध के प्रकार में। विवरणात्मक निबंध यानी कि किसी घटना, यात्रा, उत्सव, व्यक्ति के परिचय से संबंध रखते हुए कोई निबंध विवरणात्मक निबंध कहलाते हैं। उदाहरण, मेरे जीवन की यात्रा, विद्यालय का वार्षिक उत्सव, महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, अंबेडकर, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि। तो जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, विशेष स्थान के विवरण को प्रस्तुत करते हुए निबंध लिखते हैं तो उन्हें हम विवरणात्मक निबंध कहते हैं। तो चलिए हम एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। इस भाग में हमने क्या क्या सीखा? इस भाग में हमने शुरुआत की थी निबंध के प्रकार सीखने से। सबसे पहले हमने सीखा कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः निबंध 4 प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक। वर्णन, जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का वर्णन करते हैं तो उन्हें हम वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। जब हमारे निबंध में भावों की प्रधानता होती है, अपने भावों को हम प्रस्तुत करते हैं, उन्हें भावात्मक निबंध कहते हैं। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का विवरण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के परिचय देते हुए विवरण करते हैं, उसे हम विवरणात्मक निबंध कहते हैं। और अंतिम है विचारात्मक निबंध। जब आप अपने विचारों की, जैसे हमने भावात्मक निबंध में भावों की प्रस्तुति की थी, वैसे ही विचारात्मक निबंध में हम विचारों की प्रस्तुति करते हैं। किसी विचार, समस्या, मनोभाव को प्रस्तुत करते हुए जब आप निबंध लिखेंगे उसे
विचारात्मक निबंध कहते हैं। उदाहरण देश प्रेम, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, भारत की बढ़ती जनसंख्या, कंप्यूटर का युग। इस तरह के जो विषय होते हैं उन्हें हम विचारात्मक निबंध के अंतर्गत लिखते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने निबंध लेखन कला के 3 मुख्य अंग सीखे। मैं उम्मीद करती हूँ आप ये प्रस्तुति को अच्छे से जान पाए होंगे, सीख पाए होंगे और निबंध लेखन कला में आप निपुण होने की तरफ आगे बढ़ पाए होंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।